अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस क्वेश्चन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। बात करते हैं हम अपने दस्तरखान के प्रोफेशनल खाने की, टेक्निक्स की, कुकिंग मेथड्स की और साथ साथ थोड़ी सी करियर ओरिएंटेड चीज़ों की। या प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए बेहतर और मुनासिब रहता है जिसमें हम आगे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और अपने मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ कि सही करियर काउंसलिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब हम बात करते हैं खाने पीने की, फूड प्रोडक्शन की, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे डेली रूटीन का भी हिस्सा हैं कि दिन में अगर आप 3 में से 1 वक्त तो खाना खाते ही हैं। और अमूमन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शॉर्ट मील्स लेते हैं, और शॉर्ट मील्स तो आपको पता है जी बार बार हर 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ली जा रही होती हैं, जिसमें आप अपने खाने के को पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे पोर्शंस बना देते हैं। ग्रामेज के हिसाब से उसमें होता ये है कि आपका जो शॉर्ट पोर्शन होता है वो कंज्यूम करते हैं 1.5-2 घंटे में। उसके बाद अगेन फिर आप एक शॉर्ट पोर्शन लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका स्टमक वर्किंग में रहता है और जो एसिड्स हैं वो आपका स्टमक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहे होते हैं, वहीं पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी डाइट का है सोडियम, जहां हमारे ब्लड के फ्लो को बैलेंस में ला रहा होता है और हमारी इम्पॉर्टेंट एक प्ले कर रहा होता है रोल हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में। अगर आपको पता है जी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए, जब डायरिया हो रहा होता है, नोजिया हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं तो इस वक्त आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम वगैरह को बैलेंस किया जा रहा होता है। लेकिन वो खाने जो कि हमारे रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा है, रोज़ाना के खाने का हिस्सा है, अगर उसमें हाई कंटेंट ऑफ सोडियम का अगर आप लेते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट बीमारियाँ होने लगेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई सोडियम को कंज्यूम करने जब आप कर रहे होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा होता है हेडेक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, और जो आपके बॉडी का जो लिक्विड फ्लो होता है उसको बैरियर होता है बेसिकली उसमें सोडियम, मतलब फ्लो नहीं करने देगा, उसको ब्लोटिंग की तरफ लेकर आ जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लो सोडियम खाने खाएं, थोड़ा अल्कलाइन खाने जो होते हैं जिसमें आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोडियम का लेवल कम होता है, वो आप इंटेक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का इंटेक किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स में वो ड्राई फ्रूट्स जो कि अनसॉल्टेड होते हैं। हमारे पास एक जनरल प्रैक्टिस है, हम ज़बान के जायके को बहुत तरजीह दे रहे होते हैं, कैरमल बेस्ड ड्राई फ्रूट ले रहे होते हैं, साथ में सॉल्टेड आमंड, सॉल्टेड नट्स ले रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जी सोडियम लेवल हाई होने लगता है और आप बीमारी की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि आपकी सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद हों। तमाम ड्राई फ्रूट्स वो उल्टा नुकसानदेह होने लगते हैं। सो द थिंग इज़ कि आप बैलेंसमेंट लें सॉल्ट की, सोडियम की, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बॉडी जो एक इंसानी जिस्म है उसकी जो ज़रूरियात हैं, सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। वो खाने जिसमें पोटेशियम का लेवल हाई होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली सोडियम का लेवल लो होता है। सो खाने में सिर्फ पकाना नहीं होता है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गोश्त है, इन तमाम चीज़ों को समझना, इनके केमिकल रिएक्शंस को समझना, इसकी केमिस्ट्री को समझना, खाने के पोर्शन को समझना, इसके वेटेज को समझना और कौन से खाने मुनासिब हैं सेहत के लिए और कौन से गैर मुनासिब हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्किल्स नेशनल सिर्फ culinary arts इन होटल मैनेजमेंट ना सिर्फ आपको खाने बनाना सिखाता है बल्कि थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आपको एजुकेट किया जा रहा होता है, ताकि हर खाने के आपको साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो मस्बत असरात हैं इंसानी जिस्म पे, सेहत पे, वो भी पता चलते जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको समझना चाहिए। ये 15 सेकंड के लिए उसको ब्लांच कर लें तो ही वो काफ़ी होते हैं, इसको हल्का क्रंच रहना चाहिए, ओवर कुक नहीं होने चाहिए, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है इसमें। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। राइस बना लेते हैं पहले, ताकि आधा टाइम राइस होते रहें तो फिर हम सैलड साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट इसको ज़रा होल्ड कीजिएगा, पानी को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। मैं ये वाला बर्नर इस्तेमाल करने, देखें पानी यहाँ पे हमने गर्म होने के लिए रख दिया था जो हम राइस में इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ रख दीजिएगा। अच्छा, चावल बनाने के लिए हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है जी खुला वॉक लिया करें। हमेशा डबल क्वांटिटी वाला जो है वॉक इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर 1 पाव चावल लें तो आपने 3 पाव वाला तकरीबन वॉक लेना है। तो उसमें क्या होता है कि चावल खुले बनते हैं। हम क्या करते हैं, घर में जो चावल दबते हैं और अच्छे खिले चावल नहीं बनते हैं। अमूमन मेरे पास ही क्यूरीज आती हैं कि आप जो चावल बनाती हैं वो इतने खिले हुए कैसे बनते हैं। देखिए, एक तो चावल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपको कंसिस्ट होना पड़ेगा किसी एक ब्रांड पे। ये देखें, बहुत सारे जगहों पे लोग शायद इसको नेगेटिव लेके जाते हैं कि जी हर जगह ब्रांड नहीं होता है और ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां पे आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाएं। ये मेरी सजेशन है, बड़ा बहनों वाला मशवरा है आप लोगों को। और कुछ जगहों पे ब्रांड कॉन्शियस जब आप हो जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, खास करके स्पाइसेस के मामले में। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि जी किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ही चावल लाने हैं। यहाँ मेरा ब्रांड से मतलब ये होता है किसी भी एक जगह को आपने कंसिस्ट कर देना है कि जी यहीं से ये चीज़ आनी है। अब चावल है तो लॉन्ग ग्रेन अगर राइस आएगा तो पुराना बासमती चावल हमेशा से बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक से आते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और यहाँ पे देखें सैलेड भी हो चुका है तैयार। तो इसको हम यहाँ पे डिश आउट करेंगे। बहुत मज़ेदार सा सैलेड। आप यकीन करें, मुझसे ना ब्रेक में रेजिस्ट नहीं हो सका, मैंने टेस्ट कर लिया। मतलब ये इतना मज़ेदार सैलेड है। ये आप लोग बनाइएगा, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार सैलेड है। मतलब आप सोचे, मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत मज़ेदार सैलेड है, तो ये वाकई में बहुत मज़ेदार है। और जब फॉर दोस्त जो लेमन का फ्लेवर पसंद करते हैं वो उसमें लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेमन जूस 1 से 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें अगर बैलेंस फ्लेवर्स की बात करें तो इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है जो करी सालन होते हैं उसमें भी लीमू या इमली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो उनके बेसिक टेस्ट बड डेवलप हुए हुए होते हैं, थोड़े खटास की तरफ। तो वो लोग खा सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बट फॉर दोस्त जिनको मस्टर्ड का फ्लेवर पसंद है वो मस्टर्ड थोड़ा सा बढ़ा लें। अदरवाइज ये जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल बैलेंस। इसको हल्का सा इस तरीके से देखिए, इसमें हम कलौंजी के दाने डालेंगे तो इसको मज़ीद इन्हेंस करेगा इसके गार्निश को। और कलौंजी में तो वैसे ही सुन्नत है। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे नहीं पता अमूमन लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं कि नहीं। मेरे घर में तो डाइनिंग टेबल पे कलौंजी होती है। और मॉर्निंग में वो हाँ, मॉर्निंग अगर भूल जाएं तो दिन में किसी भी वक्त, मैं तो कहती हूँ जी सुन्नत समझ के आप किसी भी वक्त एक पिंच इसको खा लें। तो डाइनिंग टेबल पे मैंने एक छोटे से इसमें जार में करके रखा हुआ है, बिकॉज एक चुटकी तो खाई जा रही होती, इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो लाजिम उसको मैंने अपने डेली रूटीन में फैमिली को सबको खिलाने के लिए रख दिया साथ। और ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन गार्निश में यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ डालेंगे ना तो वो उसको ख़राब करेगी, मतलब उसका लुक ख़राब करेगी। तो बेहतर है कि बैलेंस मीट के साथ आप चीज़ों को ऐड करें ताकि वो दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो होती ही मज़े की। तो उसको बिल्कुल पहुँचा दें। राइस हमारे तकरीबन तैयार होने वाले हैं। स्टीम इसमें बहुत अच्छी बन रही है, तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, मेरे पास 1-2 क्यूरीज थी, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। चपली कबाब के हवाले से मुझसे 2-3 सवाल पूछे गए थे, तो उनका जवाब दे देती हूँ कि चपली कबाब का जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग घरों में भी बना रहे होते हैं, चिकन चपली कबाब के वो फ्लेवर किसी तौर नहीं आ सकते। मुझसे एक साहिबा ने पूछी थी ये बात
कि उसको हम किस तरह उस जो है कीमे के चपली कबाब वाला फ्लेवर ला सकते हैं। चिकन चपली, हाँ, इन चिकन चपली कबाब नहीं ला सकते। गोश्त का अपना बिल्कुल अलग फ्लेवर है, गाय के गोश्त का और चिकन का बिल्कुल अलग फ्लेवर है। तो आप लाख कोशिश भी कर लें तो आप फ्लेवर्स को कहीं पे भी उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, फैट के हवाले से आपने पूछी थी कि उसमें कौन सी चर्बी डाली जाती है, कौन सा फैट डाला जाता है चपली कबाब में, तो वो रवास की चर्बी कहलाती है, किडनी फैट। जब आप वो फैट डालते हैं चपली कबाब में तो चपली कबाब की एक तो बाइंडिंग तो अच्छी होती ही है, साथ उसका फ्लेवर भी इन्हांस होता है। सो फ्लेवर इन्हांसमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो चपली कबाब में रवास का जो फैट है वो किडनी फैट जो कहलाता है। अगर आप बुचर को बोलेंगे, जो कसाई है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप सिर्फ उनसे जाके ये कहेंगे तो वो आपको वो फैट अलग करके दे देंगे। वो फैट इस तरह मेल्ट नहीं होता, मेल्टिंग फैट नहीं है कि जी आपने उसको जैसे फ्राइंग में डाला और वो चर्बी पिघलना शुरू हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकेंड ये कि अनारदाना अगर आप घर में सुखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर अनारदाने में सिर्फ उसके सीड्स हैं तो उसको शामिल नहीं कीजिएगा, उसके जो फ्लेवर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उसका अनार का अपना एक फ्लेवर होता है, आप देखें जो उसके टॉप का जो पल्पी एक जूसी सा एक ऊपर टेक्सचर होता है, अगर वो नहीं होगा तो उसे आपने सीड्स में नहीं खाने तो वो फ्लेवर्स वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। हाँ, वो दाना जी, हाँ, साथ बेसिकली अनारदाने का मकसद उसके फ्लेवर देना है। पहले अगर हम लॉन्ग अगो बात करें तो अनारदाना बहुत अच्छा आया करता था, उस पर बाकायदा फील होता था कि अनार के दानों को डिहाइड्रेट किया गया है, तो उसका पल्प उसके ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह आलू बुखारे का था, इमली का, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। अब तो कुछ अजीब ही तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, समझ नहीं आता है, उसमें फ्लेवर भी नहीं होता है, उसके पल्प्स भी नहीं हो रहे होते हैं, सीड्स होते हैं। तो कोशिश करें अगर अच्छा है तो आप ऐड करें चपली कबाब में, अदरवाइज आप उसको शामिल ना करें। तो ये 2-3 क्यूरीज मेरे पास काफ़ी दिन से आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आज ना तसल्ली से जवाब दे ही देती हूँ इस बात का। क्यों गुल? खुश हो गए होंगे हम जवाब बशर्ते कि वो आज प्रोग्राम देख रही हूँ, लोड शेडिंग ना हुई भी उनके घर में। ये भी एक बात है ना कि देखिए हमने तो यहाँ जवाब दे दिया और घर में लाइट नहीं है तो फिर आपने रिपीट में प्रोग्राम देख लेना है और उसमें फिर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चावल तकरीबन तैयार हैं। सो उससे में नज़र आ रहा है मुझे यहाँ ना लिड से, ग्लास लिड है तो बड़ी प्यारी स्टीम भी जनरेट हुई हुई है और चावल तकरीबन तैयारी पे हैं। इसको अभी 2 से 3 मिनट मज़ीद लगने हैं और ये बहुत अच्छे से चावल निकल आएंगे और उसको हम टॉप पे ये सब्जियां ऐड करेंगे चावल के ऊपर, और फिर थोड़े से चावल ऐड करेंगे, फिर टॉप पे सब्जियां ऐड करेंगे, फिर आलू रखेंगे और उसको सर्व करेंगे। इसको तरीका इसको सर्व करने का यही है। इसको आपने मिक्स एकदम घरों में नहीं होता कि जी सारी सब्जी डाली, फिर उसमें चावल डाले, फिर पानी डाला, पानी भी ठंडा डाला टैप वाटर, और फिर उसको पकने रख दिया। ऐसा हर चावल के साथ नहीं करना है, और ख़ास करके जिसमें इतनी लाइट सब्जियां इस्तेमाल हो रही हों तो उनको तो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पकाना है, वरना सब्जियां बिल्कुल दब जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, उनके फ्लेवर्स ख़राब हो जाएंगे। तो बड़ा सोच समझ की चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। क्रंच टेक्सचर से भी चीज़ें चली जाती हैं, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो यहाँ पे चावल बस तकरीबन तैयारी। जब हम होटल में जब हम लोग काम कर रहे होते थे तो सब्जियों का आलम ये होता था कि बस आपने सौते ग्रिल किए और कस्टमर को सर्व कर दी। रखने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना सब्जी। और जो बुफे में लगी हुई होती थी तो उसके टेम्परेचर इतने ज़्यादा मेंटेन किए जा रहे होते हैं कि वो फिर फ्रेश रहती हैं। सो द थिंग इज़ कि देखें, जब आप प्रोफेशनल ट्रेनर्स के अंडर होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, प्रॉपर एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल रही होती है। और भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको वैसे ही बहुत कुछ सिखाता है। बैलेंस भी कर रहे होते हैं ना हम उसको, बैलेंस भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आती है, लेकिन वक्त के साथ साथ। सो करियर फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने की फील्ड तो हमेशा से, अभी जो कोविड की सिचुएशन थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो हुई है वो घर में रहने वाले और बिजनेस करने वालों को। चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं, बड़े अच्छे से चावल तैयार हुए हैं इसमें।
ये देखें खिले खिले चावल, इसको निकालना शुरू करते हैं। देखिए राइस आपने निकालने इस तरीके से, इसको पकड़ के रखिएगा। ये आपने राइस निकाले, इसमें आपने वेजिटेबल्स की लेयर लगाई इस तरीके से, और फिर आपने इसमें गुलशो इस तरीके से आपने बाकी चावल निकालने, और इसमें आपने ये सब्जी टॉप पे डालनी है और आलू इसके टॉप पे रखने हैं इस तरीके से। तो ये मज़ेदार से राइस हो चुके हैं तैयार। सो चलते हैं अपने। थैंक यू शेफ। सो आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, साथ हमें फीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को रखिएगा दुआ में याद। मंडे, अल्लाह हाफ़िज़।